Hello everyone. We have taken chapter number 5 of class 9th, that is fundamental unit of life. And in the previous video we have learned about the introduction of the cell, that who discovered the cell, in which year and how they have discovered the cell, and how the cell looks like. We have taken one activity also in which we have seen that how the cells looks like when we see it in a microscope. ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, बेसिकली वो 3 चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, तो और वो कैसे वर्क करते हैं इन सारी चीज़ों पर है। तो बेसिकली जो हमारे सेल्स होते हैं वो 3 चीज़ों से मिल करके बने होते हैं और हम सेल्स को केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप इज़ अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ स्मॉल थिंग। ठीक है, तो हम कोई छोटी से छोटी चीज़ हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है, इसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, सेल के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और उसके बाद में आपके यहाँ पर ये फ्लूइड भरा रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो 3 चीज़ें तो मौजूद ही रहती हैं। लेकिन अगर हम कुछ पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जस्ट लाइक अगर प्रिमिटिव बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें तो उसमें फॉल्स न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जब आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज़ समझ जाएंगे कि फॉल्स न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, या ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है कि ये तीनों चीज़ें सेल्स के अंदर में मौजूद रहती हैं, जो कि बेसिक चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट ही रहती हैं। तो इनके बारे में हमें देखना है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि इनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, पतली सी होती है, जिससे कोई भी चीज़ सेल के अंदर में आ सकती है। कोई भी चीज़ नहीं, कुछ चीज़ें जो कि काम की चीज़ें हैं, जो हमारे सेल्स को जिनकी ज़रूरत है, वो चीज़ें हम सेल्स के अंदर में आ सकती हैं। और कुछ अनवांटेड चीज़ जिनकी ज़रूरत नहीं है सेल में या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में है, तो वो बाहर जा सकती हैं। तो इस तरीके से हमारे सेल्स हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है कि जो मटेरियल है वो सेल के अंदर से के अंदर आ सके और बाहर जा सके। और हर चीज़ों को वो अलाउ नहीं करती है कि सेल के अंदर में जाएं। कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही रहती हैं जो सेल के अंदर में जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, अब यहाँ पर बात होता है कि कैसे सेल के अंदर में कैसे कोई सब्सटेंस जाता है या आता है। ठीक है, तो आप लोग ये जान जाइए कि एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। ठीक है, मान लीजिए कि एक ये सेल है आपका। ठीक है, और इस सेल में ये सेल है। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक, अब इसको क्या करना है कि अब ये बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि कभी भी हमारा कभी भी हमारा जो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, वो होगा हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन। अब इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे? ठीक है, मान लीजिए कि कभी भी मान लीजिए कि आपने एक ग्लास ले ली, उसमें एक छेद कर दिया छोटा सा और उस ग्लास में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से वो पानी गिर करके चला जाएगा। ठीक है, तो आप वो जो पानी था वो ज़्यादा था। ठीक है, वो ज़्यादा था और वहाँ पर जब तक छेद नहीं था, ठीक है, तब तक वो पानी भरा हुआ था। जैसे ही हमने छेद किया वो तुरंत हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगा और जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो बहता रहता। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है, सेल में भी होता है कि मान लीजिए कि अगर गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, CO2 गैसेस, अगर हम बात कर लेते हैं एनिमल सेल की, मान लीजिए बात कर लिए। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि CO2 ज़्यादा तक मौजूद है, ठीक है, तो अब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल में, किसका? CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, सेल में, तो अब ये बाहर जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर CO2 आ जाएगा। तो कभी भी तो दैट इज़, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये तो बाहर आ गया। ठीक, अब इसके बाद अब कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि सेल के अंदर में ही हाई कंसंट्रेशन हो। ठीक है, बाहर में ना हो।
ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। मान लीजिए कि अब ऑक्सीजन बाहर है, अब भाई हम अगर एनिमल सेल की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, इनहेल करना पड़ेगा बाहर से, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब बाहर में O2 ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये बाहर से लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन अब बाहर हो गया और अंदर में लोअर कंसंट्रेशन हो गया। लोअर कंसंट्रेशन मतलब कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बाहर ज़्यादा है, अंदर वो कम है। तो हमेशा जो प्रोसेस होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो यही जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है गैस, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो हम लोग डिफ्यूजन के बारे में इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, कि कभी भी हाई कंसंट्रेशन से या लो कंसंट्रेशन की तरफ ये जाता है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक, इसको हम लोग बोल देंगे डिफ्यूजन। इसी तरह यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यही जो मैंने चीज़ बताई है यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि अगर अगर कोई सेल है, ठीक है, उसमें CO2 ज़्यादा अमाउंट में है, तो CO2 ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो अब ये ज़्यादा कंसंट्रेशन है CO2 का, तो अब ये बाहर जाना चाहेगा, तो सेल मेम्ब्रेन की मदद से फिर वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर O2 ज़्यादा है और वो सेल के अंदर में O2 बाहर ज़्यादा है, अब सेल के अंदर में बहुत कम कंसंट्रेशन है O2 का, तो अब ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये इस तरीके का हमारे केवल गैसेस के साथ ही नहीं होता है या अदर चीज़ों के साथ ही नहीं होता, वाटर के साथ भी यही चीज़ होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, ग्रो करने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक है, तो वो कहाँ से लेते हैं अपना वाटर वगैरह, रूट्स से लेते हैं ना। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, अब यहाँ पर भी आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मिलेगी सेल की, ठीक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, लेकिन और यहाँ पर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाएंगे, ठीक है। अगर बाहर अंदर में पानी ज़्यादा हो गया है तो वो बाहर की तरफ जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो करके, ठीक है, और अगर बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर पानी कम है तो वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो प्रोसेस होगा, लेकिन उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर या सेल के अंदर बाहर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे देख सकते हैं? इसको भी ऐसे ही देखेंगे कि मान लीजिए सेल है, अब यहाँ पर H2 ज़्यादा है, ठीक है, H2O ज़्यादा है, तो अब क्या करेगा, अगर बाहर में H2O कम है अब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। अब वाटर क्या हो जाएगा कि मूव करके सेमी परमिएबल के थ्रू बाहर चला जाएगा जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर बाहर हाई कंसंट्रेशन है, ठीक, हाई कंसंट्रेशन है किसका, H2O का, वाटर का, तो ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, मतलब कि सेल के अंदर में आएगा H2O, ठीक है। तो अब इसको हम अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम एनिमल सेल ले लेते हैं या प्लांट सेल ले लेते हैं तो और उसको किसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस रखी गई हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या है कि शुगर या सॉल्ट का हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है और उसमें हम एनिमल सेल या प्लांट की कोई सेल डालेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिएगा आप लोग, अब हाइपोटोनिक क्या होता है इसमें। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। मान लीजिए कि ये आपने एक सेल ले लिया है और ये ठीक है, अब ये यहाँ पर वो सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका, सॉल्ट का हो गया या शुगर का हो गया, ठीक है, शुगर और वाटर का हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि कभी भी हाई कंसंट्रेशन से किस में जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर
वाटर की जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि सेल के अंदर अब ये फिलअप होने लगेगा, ठीक है। अब ये वाटर अंदर की तरफ जाने लगेगा, तो अब ये धीरे धीरे जो सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा। इस क्यों स्वेलअप हो जाएगा? क्योंकि जो वाटर कंसंट्रेशन जो बाहर था वो अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा जो सेल होगा वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को इसको हम बोलते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सेल का कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर अंदर बाहर से फिर अंदर की तरफ जाने लगेगा, सेल के अंदर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसको हम प्रोसेस को बोल देंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारा जो सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक। फिर इसके बाद में हमारा जो सेकंड आता है दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितना कंसंट्रेशन बाहर है उतना ही कंसंट्रेशन सेल में भी है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, वाटर कंसंट्रेशन दोनों में इक्वल है कि इसमें भी आपके सेल में भी है और आपका मेम्ब्रेन में भी है, ठीक है, आपके बाहर में भी है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कि आपका वो तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो दोनों बराबर रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें दोनों में हम देखेंगे दोनों तरफ अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं, सेल की बाहर की तरफ या सेल के अंदर में देखेंगे, तो दोनों में वाटर कंसंट्रेशन एकदम सेम अमाउंट में रहेगा। तो ना बाहर पानी जाएगा ना वाटर अंदर की तरफ आएगा, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा इसमें। तो हम इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमारा आखिरी आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये सेल है, ठीक है। इसके बाद में अगर बाहर के कंपैरिजन में देखें तो इसमें ज़्यादा पानी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन हमारे सेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आउटर साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर है? सेल में है। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये जो हमारा वाटर है वो निकल के मूव करके सेमी परमिएबल के थ्रू बाहर आने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक इन द सेंस कि एकदम सिकुड़ जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसे करके सिकुड़ जाएगा, ठीक। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इस सॉल्यूशन को फिर हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में हमारे सेल के पास ज़्यादा अमाउंट में वाटर कंसंट्रेशन होगा और वो बाहर की तरफ फिर उस वाटर को आपके जो वाटर है वो बाहर की तरफ आने लगेगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आने लगेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस सिचुएशन में जो हमारे सेल्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करते हैं, देखिए, ठीक है, तो उसमें ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों में हम डिफ्यूजन बोल सकते हैं, जैसे गैसेस का एक्सचेंज हुआ और भी थिंग। लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो वाटर के एक्सचेंज को ही हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो कि सेमी परमिएबल के थ्रू हो रही है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया गया है, इसमें भी यही चीज़ बताया गया है कि अगर हम शॉर्ट में बता देते हैं, आप लोग इसे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। कि हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसमें हम लोग एग डाल दिया, तो उसकी शेल की जो होगी वो उस शेल रिमूव हो जाएगी। शेल रिमूव जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एग को डालेंगे तो जो शेल होगी उसकी वो रिमूव हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि उसके अंदर में जो एग होगा वो स्वेलअप कर जाएगा, ठीक है। उसके अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग रेजिन्स ले लेते हैं ना, जो जिसे आप लोग कहते हैं किशमिश, ठीक है। तो यहाँ पे किशमिश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें हम लोग अगर किशमिश ले लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद में
उसको अगर हम लोग प्लेन वाटर में रख दें, ठीक है, सूखा हुआ जो किशमिश रहता है उसको हम लोग प्लेन वाटर में रख लें, और कुछ जो किशमिश रहेंगे हम लोग कंसनट्रेटेड वाटर में, कंसनट्रेटेड वो सॉल्यूशन मतलब शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग ये जान लीजिए, पहले हम आप लोग को बता दें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे कि हमने पानी और चीनी का घोल बनाया, ठीक है, तो जो उसमें चीनी होगा दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट, और जो उसमें वाटर रहेगा तो दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो दैट इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन बनता है, अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो अब आप ऑब्ज़र्व क्या करेंगे कि जो प्लेन वाटर में था तो वो धीरे धीरे वो फूलने लगेगा, ठीक है, जो किशमिश रहेगी फूलने लगेगी। लेकिन इसी जगह पे अगर हम बात करेंगे कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो उसमें से वाटर लूज़ करने लगेगा और धीरे धीरे हम किशमिश जो है वो श्रिंक करने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो अपना जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का, वो ऑस्मोसिस के ही थ्रू करते हैं, ठीक है। वो कहाँ से लेते हैं अपना पानी, रूट से लेते हैं ना, तो रूट से लेते हैं और वो इसी तरीके से प्रोसेस करते चलते हैं, ठीक है। और किस तरीके से, ऑस्मोसिस। और अगर उनको गैसेस का एक्सचेंज करना हो तो वहाँ पर डिफ्यूजन होता है, तो जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। अगर CO2 ज़्यादा है तो फिर वो सेमी परमिएबल के थ्रू फिर बाहर चली जाएगी, या O2 की ज़रूरत है तो फिर वो बाहर से अंदर की तरफ सेल्स में आ जाएंगी, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर इतना सारा काम करती है तो ये ज़रूरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि वो फ्लेक्सिबल होगी तभी ये चीज़ हो पाएगा, ठीक है। साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और वो बनी किससे होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। और इनको हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी जो परत होती है बहुत ही पतली होती है, सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। तो बहुत पतली होती है एंड वी कांट सी देम विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हमें इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, तो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो वो जिस तरीके से खाना अपना लेता है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, अब जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे अमीबा की, तो वो कोई भी शेप ले लेता है, तो ये दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया ना, जिससे वो चल सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो अगर जब ये लोग चलते हैं तो उससे ही वो क्या करते हैं कि अपना जो एक्सचेंज है, चाहे वो गैसेस का है, चाहे फूड का है या वाटर का है, वो इसी प्रोसेस से करते हैं, क्योंकि वो जब चलते रहते हैं तो वो ये सारा प्रोसेस उनका होता रहता है। ये एक्स्ट्रा बाहर की चीज़ों से अपना खाना पानी सारी चीज़ें ये लेते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और ये चीज़ होती है अमीबा में, ठीक है, फूड को लेने के लिए, ठीक है, फूड को लेने के लिए ये प्रोसेस करते रहते हैं कि इस तरीके से अपना जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें जानना ज़रूरी था कि इसमें है क्या। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट कि सेल वॉल क्या है, ठीक है। हम लोग सेल वॉल के बारे में जान लेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, फिर इसके बाद न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। एक बार आप इसे रीड आउट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।